गोल्ड अपने पीक से लगभग 19% नीचे आ चुका है। इस साल 29 जनवरी को गोल्ड ने अपना पीक टच किया था। तब ये अराउंड 1.7 लाख रुपीस पर 10 ग्राम्स पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ये गिरता रहा। वह शुरू होने के बाद से अब तक ये लगभग 5% नीचे आ चुका है, जबकि आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट के वक्त गोल्ड हमेशा बढ़ता है। तो क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी करेक्शन है? क्या प्राइसेस यहाँ से फिर बढ़ेंगे या फिर ये रैली अब खत्म हो चुकी है? देखिए, ये कोई सिंपल सवाल नहीं है और ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि गोल्ड प्राइसेस कब और कितने बढ़ेंगे। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोल्ड एज एन एसेट क्लास अब बदल चुका है। ये पहले के मुकाबले काफ़ी अलग बिहेव कर रहा है। आमतौर पर गोल्ड तब अच्छा काम करता है जब इक्विटी परफॉर्म नहीं करती। दोनों के बीच कोरिलेशन काफ़ी लो होता है। लेकिन पिछले 4 सालों में इन दोनों ही एसेट क्लासेस ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कभी इक्विटी ने बेटर किया, कभी गोल्ड ने। मगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो दोनों ने ही डबल डिजिट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इनफैक्ट पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गोल्ड में सिर्फ 3 से 5% एलोकेशन की सलाह देते थे, लेकिन अब ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के हालात बदल चुके हैं। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन सजेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉर्गन स्टेनली को ही ले लीजिए। वह पोर्टफोलियो में 20% गोल्ड रखने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि दुनिया अब 3 बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है: बढ़ती इन्फ्लेशन, कमजोर होती करेंसीज और जियोपॉलिटिकल टेंशन। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गोल्ड के बढ़ते हुए नैरेटिव पे बात करेंगे। देखेंगे आपको गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना एलोकेशन रखना चाहिए। साथ में हम ये भी समझेंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को कैसे देखना चाहिए। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको काफ़ी सारा डेटा एनालिसिस देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अपडेट। आपने कभी ना कभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचा होगा, या हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया भी हो। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में असली सवाल रहता है कि आखिर कितना गोल्ड काफ़ी है। क्या आपके पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड होना चाहिए, 15% या उससे भी ज़्यादा? क्योंकि अगर एलोकेशन कम रहा तो हो सकता है कि आप गोल्ड की उस एबिलिटी को मिस कर दें जो आपको इन्फ्लेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो गया तो ये आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को कम भी कर सकता है, क्योंकि गोल्ड हर बार इक्विटीज की तरह आउट परफॉर्म नहीं करता। और यहीं पे ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि सही एलोकेशन कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपकी रिस्क एपेटाइट और यहाँ तक कि आपके टाइम होराइजन पर। और इस सब में आपको ईटी मनी हेल्प कर सकता है। हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो डेट, इक्विटी और गोल्ड को एकदम सही मिक्स में एलोकेट करने में आपको हेल्प करते हैं। ये मिक्स पूरी तरह से पर्सनलाइज और डायनामिक होता है। इसका मतलब ये है कि हर एसेट क्लास में आपका मैक्सिमम एक्सपोजर कितना होना चाहिए, ये आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, और उसके बाद इसे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से मैनेज किया जाता है। तो डू चेक आउट द ऐप एंड एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस। चलिए पहले समझते हैं कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गोल्ड को एक ग्रोथ एसेट क्यों मान रहे हैं। अगर पिछले 25 सालों का डेटा देखें, चाहे वो डेवलप मार्केट्स हो या इमर्जिंग, गोल्ड ने इक्विटीज को पीछे छोड़ दिया है। यूएस में गोल्ड ने इक्विटी से 3% ज़्यादा रिटर्न दिया है, वहीं इंडिया में इसने मार्केट को 1% से आउटपरफॉर्म किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो अगर कोई एसेट क्लास इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जाहिर है एक्सपर्ट्स उसमें ज़्यादा एलोकेशन की सलाह देंगे। लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि आने वाले वक्त में गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये इक्विटीज़ को पीछे छोड़ देगा, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स को बेहतर ज़रूर बना सकता है। इसके पीछे की वजह काफ़ी क्लियर है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स बड़े लेवल पर गोल्ड खरीद रहे हैं। आजकल डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंट्रीज़ और इंस्टीट्यूशंस अब यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। अब वो डॉलर को प्राइमरी रिजर्व और ट्रेड के लिए पहले जितना यूज़ नहीं करना चाहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बैंक्स के पास अब यूएस ट्रेजरी से ज़्यादा वैल्यू का गोल्ड जमा हो चुका है, और ऐसा 30 सालों में पहली बार हुआ है। अब ये प्रोसेस 2022 में फास्ट हुआ, जब यूक्रेन पर हमले के बाद रशिया के रिजर्व फ्रीज कर दिए गए थे। अब कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये भी मानना है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के पास अभी बहुत कम गोल्ड है, इसलिए आज नहीं तो कल उन्हें गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा। इसका बड़ा रीज़न ये है कि यूएस पर डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देर सवेर गोल्ड कमज़ोर होगा ही, तब गोल्ड ही स्टोर ऑफ वैल्यू का सबसे ज़्यादा जरिया बचेगा।
तो यही थे वो मेन रीजन जिस वजह से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस गोल्ड को इक्विटीज की तरह एक ग्रोथ एसेट मान रहे हैं। अब चलिए इंडिया में गोल्ड और इक्विटी के रिटर्न्स के आपस में कंपैरिजन करते हैं। चलिए इसको एक सिंपल लॉजिक से समझते हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा वहां पैसा लगाते हैं जहां रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद हो। तो वही लॉजिक यहां भी अप्लाई होता है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि गोल्ड और इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये जानने के लिए लॉन्ग टर्म में कौन बेहतर है, हम पिछले 20 साल की हिस्ट्री देखें जहां हम निफ्टी 500 TRI और गोल्ड प्राइसेस का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले उन रिटर्न्स को देखते हैं जो एक इन्वेस्टर को मिले होते अगर उन्होंने 2005 से 2026 के बीच किसी भी 3 साल पीरियड के लिए गोल्ड या इक्विटीज में इन्वेस्ट किया होता। अगर आपने पिछले 20 सालों में कभी भी सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो हो सकता है आपने इक्विटी के मुकाबले गोल्ड में ज़्यादा पैसे बनाए होते। लेकिन जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ता है तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है। अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो दोनों के रिटर्न्स लगभग बराबर थे। इक्विटी और गोल्ड दोनों ने 13% के रिटर्न दिए। अब बात करते हैं 7 साल के पीरियड की। यहाँ इक्विटीज़ ने एवरेज 12.5% के रिटर्न दिया, वहीं गोल्ड का रिटर्न 11.5% रहा। यानी यहाँ इक्विटीज़ ने गोल्ड को 1% से पीछे छोड़ दिया। अब जैसे कि हमने देखा इन्वेस्टमेंट का टाइम जितना बड़ा होता है इक्विटीज़ के रिटर्न उतने बेहतर हो जाते हैं। इसलिए हमने 10 साल का पीरियड भी चेक किया। हम ये देखना चाहते थे कि क्या यहाँ गोल्ड और इक्विटीज़ के बीच का गैप और बड़ा हो जाता है, और रिजल्ट्स वही रहे। इस केस में इक्विटीज के एवरेज रिटर्न्स गोल्ड से 2.5% बेटर थे। तो हाँ, बहुत लंबे समय में इक्विटीज ने गोल्ड को काफ़ी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। डेटा से तो ये साफ है कि इक्विटीज ने हमेशा गोल्ड से बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन ये डेटा वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम के लिए है और ज़्यादातर इन्वेस्टर एक साथ इतना पैसा नहीं लगाते। इसलिए हमने लॉन्ग टर्म SIP डेटा भी चेक किया और वहाँ भी हमें लगभग ऐसा ही कहानी देखने को मिली। हमने जून 2005 से शुरू करके 7 साल SIP रिटर्न्स को एनालाइज किया। पहले हमने 2005 से 2012 के रिटर्न्स देखे, फिर 2006 से 13 के, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे। इन 15 पीरियड्स में से गोल्ड ने 7 बार इक्विटीज़ में बेटर परफॉर्म किया, वहीं इक्विटीज़ 8 बार आगे रहे। इसके बाद हमने 2005 से शुरू होने वाले 10 साल की SIP रिटर्न चेक किए। यहाँ 12 पीरियड में से 9 बार इक्विटीज़ ने बेटर किया, गोल्ड सिर्फ 3 बार ही आगे निकल पाया। तो SIP डेटा भी वही ट्रेंड दिखा रहा है। आप जितना लंबे समय तक इक्विटीज़ में बने रहेंगे गोल्ड को बीट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर गोल्ड की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग नहीं रही तो फिर इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इक्विटी के करीब कैसे हैं। चलिए इस पे अगले सेक्शन में बात करते हैं, लेकिन रिटर्न्स के डिफरेंस पर बात करने से पहले एक बहुत ज़रूरी मैसेज। गोल्ड पर ज़्यादा डिस्कशन हमेशा आइसोलेशन में होती है, यानी हम सिर्फ ये देखते हैं कि गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया, या कब बढ़ा या कब गिरा। लेकिन एज अ प्रैक्टिकल इन्वेस्टर आप कभी भी सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे ही आप गोल्ड को इक्विटीज़ और डेट जैसे दूसरे एसेट क्लासेस के साथ मिलाते हैं इसका रोल और इसका इम्पैक्ट पूरी तरह बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भले ही गोल्ड अकेले हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न्स ना दे, लेकिन जब इसे इक्विटी और डेट के मिक्स में ऐड करते हैं तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपके ओवरऑल रिटर्न्स सिर्फ इक्विटी और गोल्ड के मिक्स के मुकाबले और भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है। और यही वो जगह है जहाँ इन्वेस्टर्स गलती कर बैठते हैं। वो या तो एसेट्स को अलग अलग देखते हैं या फिर ये नहीं पता होता कि इन्हें सही मिक्स में कैसे जोड़ा जाए ताकि उन्हें बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सके। यही वो जगह है जहाँ ईटी मनी ऐप आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ ऐसे म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको इन्वेस्टर प्रोफाइल और टाइम होराइजन के हिसाब से पूरी तरह पर्सनलाइज्ड हैं। ये स्ट्रैटेजीज अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स को एक साथ लेकर आती हैं, जहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट और गोल्ड के बीच का एक्सपोजर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो अब आपको एसेट क्लास और फंड सिलेक्शन की टेंशन खुद लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही जगह पर फंड का एक वेल रिसर्च मिक्स मिल जाएगा। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होते, हम हर एक पर फंड की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं। अगर कोई फंड अनपरफॉर्म करता है या हमारी स्ट्रैटेजी में फिट नहीं बैठता तो आपको तुरंत एक अलर्ट मिलता है, साथ ही एक सजेस्टेड रिप्लेसमेंट भी। तो अभी ईटी मनी ऐप चेक कीजिए और एक्सप्लोर कर लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर काम करेगा। आप कौन सा टाइम फ्रेम चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है कि गोल्ड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इक्विटी से ज़्यादा होंगे या बराबर। लेकिन जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा, बेहतर रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्विटीज़ में ही ज़्यादा रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड के रिटर्न्स काफ़ी लंपी होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब गोल्ड परफॉर्म करता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है,
लेकिन उसके बाद एक लंबे समय तक प्राइसेस में कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं दिखती। हमने हिस्टोरिकल डेटा चेक किया है जानने के लिए कि गोल्ड और इक्विटीज को 30% रिटर्न देने में कितना वक्त लगता है। 2005 से 2009 के बीच या तो इक्विटी ने गोल्ड के जितना ही टाइम लिया या फिर गोल्ड से भी फास्ट 30% डिलीवर किए। लेकिन उसके बाद अगले 4 साल तक लगातार क्राइसिस आते रहे। सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसके बाद यूरोजोन क्राइसिस। इतना ही नहीं, हमने डेट सीलिंग क्राइसिस भी देखी, जब बराक ओबामा और कांग्रेस के बीच तनातनी इतनी बढ़ी कि यूएस डिफॉल्ट करने के कगार पर आ चुका था और उसकी क्रेडिट रेटिंग तक गिर गई थी। तो 2009 से 2012 के बीच गोल्ड ने इक्विटीज के मुकाबले 30% रिटर्न बहुत तेजी से दिए। लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब अगले 7.5 सालों तक गोल्ड ने 30% का रिटर्न टच भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ इक्विटीज पिछले 3 सालों से लगातार 30% से ज़्यादा की तेजी दिखा रही थी। और आपको तो पता ही होगा कि पोस्ट कोविड-19 यानी पिछले 6 सालों में गोल्ड और इक्विटी ने कैसा बिहेव किया है। डेटा हमें ये बताता है कि इक्विटी ज़्यादा कंसिस्टेंटली 30% रिटर्न देती हैं। वहीं गोल्ड तब तेज़ी से ऊपर जाता है जब दुनिया में अनसर्टेनिटी या डर का माहौल हो। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो इसके प्राइसेस बहुत धीरे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, डेटा बताता है कि गोल्ड के रिटर्न्स काफ़ी लंपी होते हैं। प्राइसेस थोड़े वक्त के लिए तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर अगले किसी बड़े क्राइसिस तक बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ऑन एवरेज इक्विटीज़ को 30% रिटर्न देने में 2.5 साल से भी कम का वक्त लगता है। इसका रीज़न ये है कि इक्विटीज़ का मूवमेंट कंपनीज की अर्निंग्स पर डिपेंड करता है, जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ से साथ बढ़ती हैं। चलिए अब वापस चलते हैं उन 7 और 10 साल रोलिंग रिटर्न्स पर जो हमने पहले डिस्कस किए थे। अगर हम इन रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी देखें तो गोल्ड कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसे बेटर समझने के लिए चलिए देखते हैं कि आपने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिटर्न्स बनाए होते हैं। पहले बात करते हैं 7 साल पीरियड के मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स की। गोल्ड के रिटर्न्स 27.01% से लेकर 0.68% के बीच रहा, यानी गोल्ड की वॉलेटिलिटी 6.12% थी। दूसरी तरफ अगर निफ्टी 500 इंडेक्स को देखें तो इसके हाईएस्ट और लोएस्ट रिटर्न्स 20.86% और 3.94% के बीच रहे, यानी इसकी वॉलेटिलिटी 2.84% रही, जो कि गोल्ड के मुकाबले आधे से भी कम है। यहाँ तक कि 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में भी गोल्ड के रिटर्न्स काफ़ी ऊपर नीचे रहे, लेकिन वॉलेटिलिटी यहाँ भी इक्विटी से कहीं ज़्यादा थी। चलिए पिछले 2 सेक्शंस को जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने देखा कि अगर हम लंप सम इन्वेस्ट करने की बात करें तो लंबे समय में गोल्ड ने इक्विटी से बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन फिर हमने इक्विटीज़ और गोल्ड की एसआईपी रिटर्न चेक किया और वहाँ हमें ये पता चला कि लॉन्ग टर्म में इक्विटीज़ ने ज़्यादातर गोल्ड को पीछे छोड़ा है। फिर हमने ये समझा कि लंप सम रिटर्न्स इतने बेहतर क्यों हैं। इसका रीज़न ये है कि जब गोल्ड रैली करता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन जब ये परफॉर्म नहीं करता तो रिटर्न्स कुछ खास नहीं होते। लेकिन क्या हो अगर आप इन दोनों में एक साथ इन्वेस्ट करें? मेरा मतलब है अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो करें और पोर्टफोलियो में इक्विटी डेट गोल्ड का मिक्स रखें। ऐसे में गोल्ड कैसा बिहेव करता है और क्या गोल्ड बढ़ने से आपके रिटर्न्स बेहतर हो जाते हैं? चलिए इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। हमने इस बात का भी डीप एनालिसिस किया कि गोल्ड एक पोर्टफोलियो में कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले हमने 100% इक्विटी पोर्टफोलियो के एसआईपी रिटर्न्स देखे। ये लगभग 12.4% निकल कर आए। इसके बाद हमने गोल्ड, इक्विटी और डेट को अलग अलग कॉम्बिनेशंस के टेस्ट किया। हमने एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया और हर साल पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। एक बात यहाँ ध्यान रखें, इस डिस्कशन में हमने टैक्सेशन को इंक्लूड नहीं किया है। सो एक 60-40 इक्विटी और गोल्ड पोर्टफोलियो ने 14.86% के रिटर्न दिए। याद रखिए ये पोर्टफोलियो रीबैलेंस है। इसका मतलब यह है कि जब भी गोल्ड लंबे समय तक परफॉर्म नहीं कर रहा था तभी हमने इसमें इन्वेस्ट करते रहे। इसके बाद हमने 60% इक्विटी, 30% गोल्ड और 10% डेट वाले पोर्टफोलियो को देखा। यहाँ रिटर्न्स 14% रहे। तीसरा पोर्टफोलियो हमने देखा 60% इक्विटी, 20% गोल्ड एंड 20% डेट। इस केस में रिटर्न्स थोड़े कम हो गए, लगभग 13%। तो अब तक से ट्रेंड से साफ है कि गोल्ड की एलोकेशन जितना ज़्यादा था रिटर्न्स उतने ही बेटर मिल रहे थे। आखिर में हमने 60% इक्विटी, सिर्फ 10% गोल्ड और 30% डेट वाला पोर्टफोलियो भी एनालाइज किया और ट्रेंड के मुताबिक इस पोर्टफोलियो में सबसे कम रिटर्न्स दिखे। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हर साल एसेट एलोकेशन मेंटेन करना और रीबैलेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हमने एक ऐसा पोर्टफोलियो भी एनालाइज किया जहां इन्वेस्टर्स ने रीबैलेंसिंग नहीं की। ट्रेंड यहाँ बिल्कुल वही रहा, लेकिन रीबैलेंस पोर्टफोलियो के मुकाबले यहाँ रिटर्न्स थोड़े कम थे। इस पूरी एनालिसिस से बात साफ है, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। लगभग हर कॉम्बिनेशन में सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करने के मुकाबले बेटर परफॉर्म किया, सिवाय उस केस में जहां डेट 30% था और गोल्ड सिर्फ 10%। इनफैक्ट इस एनालिसिस को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए हमने ये भी देखा कि बड़े मार्केट क्रैशेस या ड्रॉडाउन के वक्त इस पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया।
जैसे कि एक्सपेक्टेड था, एक 100% इक्विटी पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी, जो कि लगभग 29% की थी। वहीं दूसरी ओर एक 60-40 इक्विटी और गोल्ड का मिक्स सबसे स्टेबल रहा और ये पोर्टफोलियो सिर्फ 10.7% गिरा। यहाँ तक कि बाकी ब्लेंडेड पोर्टफोलियोज में भी प्योर इक्विटी के मुकाबले कम फॉल आया। उम्मीद है कि इससे आपको क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा गोल्ड कैसे आपके पोर्टफोलियो को रिस्क को कम कर सकता है और आपको ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितना एलोकेशन सही रहेगा। और इसके साथ ही हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.